हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग देख रहे हैं स्विच गियर सिस्टम्स फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एलटी एंड स्विच गियर सिस्टम्स का ये मॉड्यूल है। 7th मॉड्यूल आप लोगों का ऑनगोइंग है और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सर्किट ब्रेकर्स। तो आज की क्लास का टॉपिक सर्किट ब्रेकर्स का, जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पेशली एलटी टाइप के जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, जैसे कि एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, इनके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की कंसेप्ट क्या क्या होने चाहिए, इन टॉपिक्स को गुड वे में समझने और एग्जाम में लिख करके आने के लायक, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं फ्रॉम एमसीबी। और मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो हम लोग अपने सिलेबस में किस पोर्शन पर हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा 7th मॉड्यूल है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी का। इस मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट ऑफ एलटी स्विच गियर पढ़ा हम लोगों ने, एसएफयूज पढ़ा, फ्यूज और स्विच फ्यूज यूनिट के बारे में पढ़ा। अब आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये 3rd नंबर पर है, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, एसीबी और आरसीसीबी। ये पूरा आज ही की क्लास में कंप्लीट करेंगे शुरू से अंत तक हर डिटेल के साथ। ठीक है, मेजर जितने डिटेल्स एग्जाम में रिक्वायर्ड है। अगली क्लास से शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वायर्स, केबल्स एंड बस बार्स के बारे में। ठीक है, देन फंडामेंटल ऑफ अर्थिंग एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद वायर्स एंड केबल्स का ही यही पोर्शन पहले ही पढ़ चुके हैं तो ये नहीं होगा। सीधे सीधे फिर बैटरीज के बारे में बात करेंगे, छोटा टॉपिक है ये। और एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन, पावर फैक्टर, इंप्रूवमेंट एंड बैटरी बैकअप, बैटरी के अंदर का पोर्शन है ये पूरा। तो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड था, उसका फर्स्ट पार्ट आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, प्रोटेक्शन का पार्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं कॉपी में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एमसीबी के बारे में कुछ चीजें बताया भी हुआ था, है ना। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एमसीबी के बारे में भी बताया हुआ था, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के बीच का डिफरेंस तो हम लोगों ने देखा। फ्यूज के बारे में मैंने आपको जैसा बताया कि भाई फ्यूज जो है उसको कैसे हम लोग रीसेट नहीं कर सकते हैं, है ना, रीवायरिंग नहीं कर सकते हैं, या रीवायर हमको करने को मिलता भी है किटकैट फ्यूज के अंदर, तो हम उसको ओवरऑल देखा जाए तो उसको रीसेट प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, सडन फास्ट रीसेटिंग नहीं हो सकती उसकी। सर्किट ब्रेकर्स के अंदर ये चीज हो सकता है, तो उसको सडनली हम रीसेट कर सकते हैं, फॉल्ट क्लियर करो, दोबारा सर्किट ब्रेकर को आप एक्टिवेट कर सकते हो फिर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। हायर रेंज में बल्क में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सीवी प्रिफर्ड होता है। स्मॉलर रेंज में लोअर करंट एम्प्स के लिए फ्यूज रिक्वायर्ड होता है। हायर द करंट मोर विल बी द हीट लॉसेस, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस जो होगा वो ज्यादा होगा इन द केस ऑफ फ्यूज एज कंपेयर टू द सर्किट ब्रेकर। तो ऐसे कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका यूज ज्यादा होता है। और आज की डेट में अगर आप देखो तो इसी कन्वीनियंस की वजह से हमारे घरों में फ्यूज के कंपैरिजन में ज्यादातर एमसीबी दिखाई देता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा वर्किंग वीडियो भी इसका शो किया हुआ था कंस्ट्रक्शन के साथ साथ। आज की क्लास में की डिटेल्स आपको लिखवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट ब्रेकर का एक छोटा वर्जन है। ये जो सर्किट ब्रेकर होता है इसका पर्पस है ओवर करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होने लग जाएगा सर्किट के अंदर, तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओवरलोडिंग की अगर कंडीशन हो गई तो उसकी वजह से भी ह्यूज अमाउंट ऑफ जो करंट आएगी, इन दोनों ही केसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है इनका। ठीक है, दे प्रोवाइड protection from overcurrent due to short circuit and overload। ठीक है, ओवरलोड की कंडीशन से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मैक्सिमम करंट रेटिंग की। सो मैक्सिमम करंट रेटिंग, अब ये जो मैं डिटेल्स आज आपको लिखवा रहा हूं ना, जितने भी एजेई वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई जैसे एग्जामिनेशंस या ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं,
आप लोगों के लिए भी ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत बारीकी से ये पूरे डिटेल्स दिखवाऊंगा विद डेटा भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और पावर सिस्टम के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये डेटा आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ एमसीबी इज 125 एम्पियर। 125 एम्पियर की मैक्सिमम करंट रेटिंग होती है नॉर्मली, बाकी एप्लीकेशन के हिसाब से और ज्यादा की भी बनाई जा सकती है। यूजुअली अगर आप देखोगे कमर्शियली अवेलेबल एमसीबीज जो होते हैं 125 एम्पियर्स के रेंज के होते हैं। अब आप बोलोगे सर मैंने तो किलो एम्पियर देखा था, मैं बताता हूं वो कोई दूसरी चीज है। क्या दूसरी चीज है अभी वो भी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम करंट रेटिंग की, दैट इज 125 एम्पियर, ठीक। करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेक्स्ट थिंग लिखिएगा, द एमसीबी typically has a current interrupting capacity of, क्या रेंज में करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी होती है, इसकी करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटीज का रेंज होता है 10 किलो एम्पियर टू 15 किलो एम्पियर। अब आप बोलोगे हाँ सर यही डेटा की तो मैं बात कर रहा था, तो फिर वो 125 क्या है, दैट 125 वो क्या चीज है। और ये क्या होता है करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी, सर हमको तो लगा मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट वाली कैपेसिटी होगी इसकी, है ना, बट ये अलग चीज है। करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी क्या होता है इसको समझिए, बहुत इजी चीज है। चलो लिख देते हैं इसको, खाली एमसीबी नहीं किसी और के भी केस में ये वर्ड आएगा बार बार, ठीक है। करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक। करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी मैक्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट it is the maximum value of current, maximum value of current होता है, ठीक है, that a CB can, that a circuit breaker can interrupt without getting damaged or without getting damaged or ruptured, रप्चर हुए बिना, डैमेज हुए बिना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट जिसको कि ये सर्किट ब्रेकर जिस पे वर्क करता रहेगा, जिसपे कि बिना खराब हुए, बिना रप्चर हुए, बिना डैमेज हुए उतनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसके लिए सर्किट ब्रेकर इंटरप्शन प्रोवाइड करेगा, ये वो करंट होती है। तो इसको अभी भी लो करंट ही बोला जाएगा, ठीक है। 10 किलो एम्पियर से 15 किलो एम्पियर के रेंज की करंट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसकी, एक एमसीबी की। एमसीबी कहां यूज करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक यूसेजेस में, हाउस होल्ड्स में, लोअर कॉमर्शियल सेगमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। हालांकि कॉमर्शियल सेगमेंट्स के अंदर एमसीबी ना यूज करके एमसीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का यूज होता है वहां पर, ठीक है। तो ये मैक्स डेटा जो है आपको याद रहेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी जो है 10 किलो एम्पियर से 15 किलो एम्पियर के रेंज पर जाती है, 10 से 15 किलो एम्पियर। हालांकि मैक्सिमम करंट रेटिंग जो होती है दैट इज ओनली अप टू 125 एम्पियर, 125 एम्पियर की ही मैक्सिमम करंट रेटिंग होती है एमसीबी की। तो देखना एमसीबी जो होगा वो 125 एम्पियर के अंदर के रेंज का ही दिखेगा आपको, ठीक है। मैं इसकी पूरी रेटिंग्स का जो सेगमेंट होता है वो लिखवा दूंगा आपको कि कितने कितने की रेटिंग पर मिलता है, बट ये पॉइंट समझिएगा। आज आपको मैं आज की क्लास में ये भी बताऊंगा कि एमसीबी सेलेक्ट कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल केस में बताऊंगा। आप अपने घर के लिए एमसीबी डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लोड कैपेसिटी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो एकदम प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूं अब से बस थोड़ी देर के भीतर। तो ध्यान से देखते जाइएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर जो इंटरप्ट करेगा विदाउट बीइंग डैमेज्ड और रप्चर, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को ही हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी या मैक्स ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सीबी या फिर
मैक्सिमम करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। इससे क्या होता है, देखो किसी का भी अगर ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई है ना तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। तो अगर किसी की मैक्सिमम करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो महंगा भी होगा वो सर्किट ब्रेकर। इसी आधार पे इसकी कॉस्ट जो होती है वो डिसाइड होती है। ठीक है, तो लिख सकते हो आप, कॉस्ट इफेक्टिविटी भी समझ जाओगे आप इससे। ठीक है, सो हायर दिस कैपेसिटी higher will be the cost of CV। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इससे समझ आ जाएगा। ठीक है, एमसीबी से ज्यादा एमसीसीबी का मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एमसीसीबी का कॉस्ट भी ज्यादा होता होगा एमसीबी से। अब यहां से आप रिलेट करते जाओ सारी चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले ना मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग आपको निकालना पड़ता है अपने लोड के हिसाब से। एमसीबी आप जहां लगाने जा रहे हो, सपोज कर लो कोई एक मोटर के लिए आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना, एक मोटर होगा, उसके लिए मान लो आप एमसीबी लगाने का सोच रहे हो, तो एमसीबी में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग क्या है। मैं उसी हिसाब से अपने लिए एमसीबी सेलेक्ट करूंगा। मैं कुछ भी थोड़ा ना लगा दूंगा, 125 एम्पियर की लगा दिया पर चलो उतने की नीड ही नहीं है, मेरी तो मैक्सिमम करंट की रेटिंग जो है वो 20 एम्पियर की। तो अननेसेसरीली मैं 125 एम्पियर की मैक्स करंट कैपेसिटी या करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी का अगर एमसीबी लगा देता हूं तो अननेसेसरीली फालतू में महंगा पड़ेगा। इसीलिए इंजीनियर्स का काम होता है, स्पेशली डिजाइन इंजीनियर जो होते हैं, वो लोड की मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैपेबिलिटी को पहले चेक करते हैं और उसके हिसाब से, ये यूजुअली लोड के साथ दिया रहता है। आप जब मोटर भी खरीद के लाते हो, सपोज कर लो रोटेटिंग लोड की आप बात कर रहे हो, मोटर लेकर के आए हो, तो उस मोटर की नेम प्लेट पर, उसकी प्लेट पर लिखा रहता है ये चीज, एफएलए के फॉर्म में लिखा होगा, एफएलसी लिखा होगा कई बार, है ना। मैं अभी बताता हूं आपको कैसे इस चीज को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ एमसीबी। सिलेक्शन ऑफ एमसीबी, एमसीबी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, फाइंड या कैलकुलेट द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग ऑफ द लोड। ये लोड के कंटेक्स्ट में, ठीक है, कि मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग ऑफ द लोड जो है पहले वो फाइंड आउट करो। तो लोड या सर्किट बोल लो आप इसको, सर्किट में भी लगा सकते हो आप। तो सर्किट का भी जो भी मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग होगी पहले आप वो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद स्टेप नंबर 2। अब ये किस फॉर्म में गिवन रहेगी आपको, क्या लगता है ये डायरेक्टली ऐसे ही गिवन रहता है क्या, ये चीज सोचो। यहां पर ना दो कंडीशन होती है, देखो कुछ कुछ कंडीशन, कुछ कुछ मशीन्स में एफएलए गिवन रहता है और कुछ कुछ के अंदर एफएलए नहीं दिया रहता है, पावर दिया रहता है। ठीक, तो हमेशा सबसे पहले ये चेक करो कि एफएलए दिया हुआ है कि पावर दिया हुआ है। चेक फॉर एफएलए। एफएलए क्या होता है सर, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं। एफएलए क्या होता है, फुल लोड एम्पियर होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज फुल लोड एम्पियर। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं शॉर्ट में क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक, अगर सपोज कर लो मोटर की मैं बात कर रहा हूं, मोटर के प्लेट पर इंफॉर्मेशन जो डिटेल प्लेट होती है उसके ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है, एफएलए ही लिखा हुआ मिलेगा। कुछ अलग अलग कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस यूज करती है, कुछ कंपनी एफएलसी यूज करती है, तो फुल लोड करंट कहलाता है वो। ठीक है, तो बात एक ही है, कहीं कहीं पे एफएलसी लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या होता है, दिस इज फुल। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में। ये वो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे जो इंडस्ट्री में वर्क किए, वोकेशनल ट्रेनिंग किए या अभी कर रहे हैं वर्क। ठीक है, फुल लोड करंट,
क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में आपको दिखेगी, ये बुक वाली चीजें नहीं है। ठीक है, फुल लोड करंट बोलेंगे इसको। ठीक, इस नाम से भी दे सकता है, ये एक ही है ना, ये सब कोई अलग अलग चीजें नहीं है। फुल लोड एम्पियर, फुल लोड करंट, ये सब नाम से आपको गिवन रहेगा। ठीक, ये जो भी डेटा रहेगा ये करंट के फॉर्म में दिया रहेगा, तो ऑब्वियसली एम्पियर्स में ही गिवन रहेगा। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3। अच्छा, एक चीज और बता दूं, क्या सर हमेशा एम्पियर्स के फॉर्म में फुल लोड करंट ही गिवन रहेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा तो पावर दिया रहेगा इसकी जगह पे। लिख देता हूं मैं, इन सम केसेस पावर विल बी गिवन in kilowatts, watts और पावर और किस फॉर्म में देता है? HP, हॉर्स पावर के फॉर्म में। हो सकता है मशीन में लिखा होगा 0.5 HP। अब क्या करोगे आप, FLA तो दिया ही नहीं है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे, कन्वर्जन होता है। तो पावर से एम्पियर का कन्वर्जन बता दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरा कैलकुलेशन करना सीख जाओगे आप। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दो केसेस है हमारे पास, एक केस है जिसमें FLA दिया होगा, दूसरा केस जिसमें पावर दिया होगा। दोनों के लिए ही आप सीबी सिलेक्शन समझ जाओगे कि कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 पे मैं बोलता हूं कि इफ वी अज्यूम दैट FLA इज गिवन फॉर लोड, जो भी मैं लोड लगाने जा रहा हूं, है ना, मान लीजिए मैं कोई इंडक्शन मोटर लगाने जा रहा हूं, तो मेरे मोटर का फुल लोड एम्पियर जो है वो गिवन है वहां पर, उसकी प्लेट पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तब तो बात आसान हो गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सेफ्टी फैक्टर या सर्विस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, रेटिंग मिल जाएगी आपको, MCB कितने का लगाना है। देन यूज, ध्यान से देखिएगा, यूज अ मल्टीपल ऑफ कितने का? 1.25 का, 1.25 एज सर्विस फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर, सर्विस फैक्टर या सेफ्टी फैक्टर आप यूज कर लो। ठीक है, देयरफॉर required MCB rating is given as, अब कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? लिखेंगे FLA मल्टीप्लाइड विथ SF। तो एक एग्जांपल ले लो आप, लेट्स से एक एग्जांपल है, मान लो मुझको FLA जो है वो 10 गिवन है एम्पियर्स में, है ना, और सेफ्टी फैक्टर में इससे 1.25 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12.5 एम्पियर। तो क्या जो सीबी मैं यूज करूंगा वो 12.5 एम्पियर का ही यूज करूंगा क्या? मतलब MCB जो मैं इस्तेमाल करूंगा 12.5 एम्पियर का ही खरीद के लाऊंगा क्या मार्केट से? तो भाई 12.5 का एग्जैक्टली होना भी तो चाहिए। एग्जैक्टली 12.5 एम्पियर का MCB मार्केट में मिलता है क्या? तो उसके लिए पहले ये देखेंगे कि MCB कितने कितने रेटिंग्स के अंदर मिलता है। देखो स्टैंडर्ड MCB एम्पियर रेटिंग जो होती है ना, स्टैंडर्ड MCB रेटिंग, MCB आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको क्या रेंज में मिलेगा, मतलब कौन कौन से लेवल पे मिलेगा? हर वैल्यू का इंडिविजुअली तो नहीं मिलेगा, तो कितने कितने का MCB होता होगा? तो 1 2 4 6 10, देखो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, उसके बाद 6 एम्पियर, उसके बाद 10 एम्पियर। देखो 10 एम्पियर से ज्यादा है ना ये 12.5 वाला, ठीक है। 10 के बाद 12 नहीं होता है, फिर सीधे क्या होता है? 16 एम्पियर होता है। अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद सीधे 20, फिर होता है 25, ठीक है। तो 1 2 4 6 10 16 20 25, उसके बाद होता है 30, फिर 42, फिर 63, ये सब एम्पियर्स में, ठीक है। 30 एम्पियर, 42, 63 एम्पियर, ठीक है। 30 को थोड़ा सा सुधार लीजिए,
32 एम्पियर्स, ठीक है। देन उसके बाद ठीक है 63, उल्टा लिख दिया था ना मैंने, 30 और 42 लिख दिया था, जबकि 32 और 40 है। हाँ 63 के बाद कितना होता है, और 100 एम्पियर और 125 एम्पियर, तो 125 एम्पियर तक की मैक्सिमम रहती है इसमें, ठीक है, स्टैंडर्ड रेटिंग में। तो आप जब मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको इस रेंज के क्या दिखाई देंगे, सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबीज मिलेंगे वहां पर, ठीक है। अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, तो आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपको एफएलएफ दिया हुआ था ऑलरेडी लोड पर, आपने इसको एसएफ से मल्टीप्लाई किया 1.25 का स्टैंडर्ड रखते हुए, और आपको वैल्यू मिल गई 12.5 की। अब आपके पास दो चॉइसेस है, आप 10 एम्पियर का एमसीबी लगाओगे कि 16 एम्पियर का एमसीबी लगाओगे। तो सेफ्टी फैक्टर के बाद इसके बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू जो भी आपको मिलेगी उसका लगाना है आपको, ठीक है। तो 12.5 जो है इन दोनों के बीच में है ना, तो लोअर नहीं, आपको हायर डेटा सेलेक्ट करना है, आप वहां पर 16 एम्पियर का एमसीबी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मार्केट से लेकर के आएंगे। तो उससे क्या होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, एट द सेम टाइम सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन भी बिल्कुल सही प्रॉपर प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। अब दूसरा केस, ये कैलकुलेशन सीख गए, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो आप, मैंने प्रैक्टिकल ही तरीके से बताया हुआ है पूरा, तो ये असली में रियल वर्ल्ड में आप अपने घर में कैलकुलेट करके देखिएगा और बिल्कुल यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इज, ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये चीज, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4 है, ओके। तो एक कंडीशन था कि एफएलए दिया होगा तो क्या करोगे, मान लो एफएलए नहीं दिया तो लिखता हूं इफ पावर इज गिवन इन वॉट्स या किलोवाट, मान लो पावर ही दिया हुआ है वॉट या किलोवाट में, एचपी का लास्ट में बताऊंगा। पावर अगर दिया हुआ है तो आपको पता है ना पावर क्या होता है, VI cos phi होता है, हाँ। और एफिशिएंसी के केस में अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, और मुझे यहां से क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो एफएलए चाहिए ना, मतलब आई चाहिए, मतलब एम्पियर चाहिए, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा पावर अपॉन V cos phi, इससे मिलेगा आई। यही तरीका है, बस एक चीज और कर दीजिएगा, इसी फॉर्मूले में एक स्लाइड सा चेंज होगा कि हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, हम लोग लिखेंगे देखो वोल्ट इनटू पावर फैक्टर, इसके साथ एक चीज और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज एफिशिएंसी। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज फॉर एम्पियर्स, सो क्योंकि मैं फुल लोड एम्पियर्स की बात कर रहा हूं, इट विल बी गिवन एज पावर इन वॉट्स, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला पावर इन वॉट्स के लिए, किलोवाट भी होगा तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देन दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर इनटू एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कहां से आएगी, एफिशिएंसी की बात बताता हूं मैं आपको। ये तरीका है एफएलए फाइंड करने का, एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का, और ये किसके लिए है, ये सिंगल फेज के लिए है, ठीक है। मैंने यहां कहीं √3 नहीं शो किया ना, मैंने पावर फॉर्मूला क्या यूज किया, पावर इज इक्वल टू VI cos phi, तो किसके लिए होगा ये, सिंगल फेज के। 3 फेज होता तो मैं लिखता यहां √3 टाइम्स ऑफ VI cos phi। सो दिस इज फॉर, ये तब जब आप सिंगल फेज लोड का इस्तेमाल कर रहे हो, दिस इज फॉर सिंगल फेज लोड, सिंगल फेज लोड पावर आपको गिवन है, ठीक है। 3 फेज दिया होता तो अच्छा, तो इसको भी लिख लेते हैं फॉर 3 फेज, कुछ नहीं चेंज होगा, बस √3 आ जाएगा यहां पर। फुल लोड एम्पियर इज गिवन एज पावर, यहां पे भी पावर इन वॉट्स ही होगा, देन होल डिवाइडेड बाय पावर इन वॉट, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय, बस एक ही चीज ऐड कर दीजिएगा कि √3 टाइम्स ऑफ वोल्ट इनटू पावर फैक्टर इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये 3 फेज के लिए बन गया आपका फॉर्मूला। ये क्या चीज का फॉर्मूला था, अगर पावर दिया हो और उससे आपको एफएलए निकालना हो। अब एक बार एफएलए निकल गया तो फिर 1.25 के सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग आपको समझ में आ जाएगी किस रेंज में आ रही है। स्टैंडर्ड रेटिंग है आपके पास सर्किट ब्रेकर्स की, सेलेक्ट कर लीजिए उसके अंदर से सीबी। क्लियर है ये पॉइंट, कर लेंगे आप लोग इसको। अच्छा,
सपोज कर लो, अब माइंड में क्वेश्चन आया कि सर एफिशिएंसी का क्या करना है। देखो एफिशिएंसी ना मशीन के केस में एफिशिएंसी के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो आप मशीनों को। खास तौर पे रोटेटिंग मशीन के लिए मैं बता रहा हूं। वैसे तो मशीन की एफिशिएंसी का कंडीशन आपको गिवन रहता है ऑलरेडी उसके प्लेट पर, बट फिर भी यूजुअली अगर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, फॉर स्मॉल मोटर्स। अब स्मॉल मतलब लेस देन 3 HP, 3 हॉर्स पावर से कम के जो मोटर्स होते हैं उनको हम लोग स्मॉल मोटर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उनकी एफिशिएंसी किस रेंज में होती है? लोअर एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। तो 0.75, 0.65 ऐसे रेंज की एफिशिएंसी दिखती है। फॉर स्मॉल मोटर द एफिशिएंसी इज लो, नियरली 0.7 और 0.75 का रेंज, इसी रेंज के आसपास की एफिशिएंसी गिवन रहेगी आपको, ठीक है। 0.75 मैक्स 0.6 के आसपास रहती है और 0.6, तो 0.6 से 0.75 बोल सकते हो आप, ठीक है। देन उसके बाद फॉर मीडियम साइज्ड मोटर, फॉर द मीडियम साइज्ड मोटर मतलब 3 HP से बड़े लेकिन 7 HP से छोटे, इस रेंज के जो मोटर्स होंगे, है ना, बिटवीन 3 to 7 HP साइज। खूब डेप्थ में पढ़ रहे हैं हम लोग इस चीज को, चलो ठीक है। जो 3 HP से 7 HP का अगर रेंज है यहां पर मशीन का, या सपोज कर लो कि ये रेंज मैक्सिमम जाता है 20 HP तक, तो सुधार देते हैं, अप टू 20 HP कर लीजिए, मिड साइज मोटर का पूरा रेंज आता है। सो फॉर इतना साइज मोटर द एफिशिएंसी इज नियरली 0.8 और 0.85, इस रेंज की एफिशिएंसी होती है यहां पर, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड डेटा है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का डेटा मैं डायरेक्टली आपको इसमें बता रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें इंडस्ट्रियल कैटलॉग्स के अंदर होती हैं प्रॉपर। आप एबीबी का, सीमेंस का, एलएनटीज के, किर्लोस्कर्स के, ये सब के जब मोटर आप परचेज करते हैं तो उसके साथ ये रेटिंग्स, ये पूरा डिटेल्स रहता है। तो इसमें क्योंकि मैंने वर्क किया हुआ है, मैं आपको एग्जैक्टली पूरा डेटा के साथ बता सकता हूँ ये चीज, ठीक है। देन अब होते हैं लार्ज साइज मोटर्स, 20 HP से ऊपर के लार्ज साइज्ड मोटर्स, लार्ज साइज्ड मोटर्स, ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन 20 HP, ग्रेटर देन 20 HP, 20 HP के ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग। तब एफिशिएंसी का रेंज क्या होता है? यहां एफिशिएंसी हाई रहेगी, देन efficiency is high, nearly 0.9 और 0.95, इस रेंज की एफिशिएंसी इन मोटर्स के लिए मिलती है आपको, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी का भी डाउट आपका क्लियर कि एफिशिएंसी किस रेंज में लेना है हमको इस कैलकुलेशन में, तो पूरा कैलकुलेशन अब आपके सामने है। और हाँ, एचपी का भी मैं बता देता हूं, एचपी में कुछ नहीं करना है, एचपी टू वॉट कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला सेम है। इफ गिवन इन हॉर्स पावर, तो आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स। 1 हॉर्स पावर का वॉट्स में कन्वर्जन है 746 वॉट्स के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब एक बार वॉट्स में आ गया तो जो मैंने फॉर्मूला आपको जो तरीका बताया उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द एमसीबी साइजिंग इज डन। एमसीबी का साइजिंग इस हिसाब से किया जा सकता है, ये इसका एक बेसिक सा तरीका था जो मैंने बता दिया। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर इसके। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई एमसीबी जो है, अब उसके बारे में थोड़ी सी और बेसिक थ्योरी जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था वो दिखा देता हूं यहाँ से।
व्हाट इज एन एमसीबी? तो एमसीबी के बारे में आप बोल सकते हो मिनीचर सर्किट ब्रेकर, एक्सेस करंट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, इसी के प्रोटेक्शन के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, टिपिकली रेटेड अप टू 125 एम्पियर। पुराने समय में एमसीबी 63 एम्पियर्स के रेटेड हुआ करते थे, फिर 100 एम्पियर हुआ, अब 125 एम्पियर का स्टैंडर्ड हो गया रेटिंग इसका। ठीक, देन इसके बाद ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एमसीबी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम, ये नंबर वाइज पूरे सारे कंपोनेंट्स की पूरी लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे, एग्जैक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट स्कीमेटिक है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर 1 और 2 क्या क्या दिखाते हैं आपको। नंबर 1 पे है लैच, सेकंड नंबर जो है इस पर है सोलेनॉइड। मैंने आपको पिछली क्लास में एमसीबी के बारे में बताया हुआ था कि ये दोनों फंडामेंटल को टारगेट करता है, यानी कि थर्मल ट्रिगरिंग भी है इसके अंदर, और इसी एमसीबी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिगरिंग भी होती है। तो थर्मल इफेक्ट की वजह से भी ट्रिगर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी ट्रिगर होता है। एमसीबी नॉर्मली स्विच की तरह भी काम कराया जा सकता है इससे, ठीक है, लेकिन ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग बोथ ऑफ द मींस, ईदर थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एफर्ट। ठीक, दोनों चीजें कैसे काम करती है उसको समझते हैं हम लोग। स्विच हो गया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, ये स्विच है ऑन ऑफ, जिसको आप मैनुअली भी करते हो और ट्रिप होने के समय ये खुद ट्रिप आउट हो जाता है। देन उसके बाद होता है फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास प्लंजर, इनकमिंग टर्मिनल से 5वें नंबर पर, 6 नंबर पे आर्क शूट होल्डर है ना, 6th पोजीशन पर आर्क शूट होल्डर से जो आर्क का क्रिएशन होता है उस आर्क को फैलाया जाता है इस पॉइंट तक, एंड देन उसके बाद ये आर्क स्प्लिटर के पास चला जाता है आर्क को खत्म करने के लिए। आर्क क्वेंचिंग का प्रोसेस है ये। 7 नंबर पे आर्क शूट्स हैं जो आर्क को शूट की तरह प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे चेंबर्स, जिससे आर्क स्प्लिट होकर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। डायनेमिक कॉन्टैक्ट है 8वें नंबर पे यहाँ पर, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है 9th पोजीशन पे, डिन रेल होल्डर जो है वो 10th नंबर पे है, DIN का रेल होल्डर है, और आउटगोइंग टर्मिनल 11वें पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पर आउटगोइंग होता है। बाई मेटालिक स्ट्रिप का कैरियर 12th पोजीशन पे, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप जो होती है यही ओवरहीटिंग के कंडीशन पे बेंड हो जाती है और इसी के बेंड होने से लैच खुलता है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन 13th पोजीशन पे है हमारे पास ये बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है, ये पोजीशन जिसके बेंड होने से लैच ऑपरेट करेगा और ये इसको ओपन कर देगा, तो ये तुरंत के तुरंत ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा हमारा एमसीबी। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करता है। इसका इस मेजर कंपोनेंट का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो एक पोजीशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यहां से लोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। ट्रिपिंग फुट जो है वो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। दोनों पोर्शन के कॉन्टैक्ट हैं हमारे, ये कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक किए जा सकते हैं। लाइन कनेक्शन ओवरऑल, बाई मेटालिक स्ट्रिप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे रहता है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। बाई मेटालिक स्ट्रिप थर्मल ऑपरेशन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशन करने के लिए होती है, जब उसके थ्रू ओवर करंट जानी शुरू हो जाती है तब। ठीक है, चलिए एमसीबी का कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो एमसीबी के इस पोर्शन में आ गए स्विचिंग पोर्शंस पूरे। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट थिंग होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, और ये वाला पोर्शन इसका बाई मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद इसी कॉइल के साथ प्लंजर या हैमर जुड़ा हुआ है। ये पोर्शन मेजर बाई मेटालिक स्ट्रिप है जो बेंड होने का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद ये आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म है, आर्क यहीं से ट्रिप आउट होते हुए क्वेंच हो जाएगा और खत्म किया जाएगा आर्क जो है इस पॉइंट पर से। तो ये इसका पोर्शन था कि बाई मेटालिक स्ट्रिप जो होती है एमसीबी के अंदर वो किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फ्रॉम ओवरलोड और फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट। तो आसानी से आप बता सकते हो कि फ्रॉम ओवरलोड कंडीशन। ठीक है, डन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किससे, शॉर्ट सर्किट करंट से। ठीक, और ठीक है, आर्क क्वेंचिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, तो उसकी उतनी नीड है नहीं यहाँ पर। अब डायरेक्टली मैं आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर के चलता हूँ कि आइसोलेटर और एमसीबी के बीच का अंतर कैसे पहचानोगे। देखो एक डायग्राम देखिए यहाँ पर, अगर सपोज कर लो कि एमसीबी और आइसोलेटर के बीच का अगर आपको यहाँ से डिफरेंस देखना हो ना, दोनों दिखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। आप मार्केट में खरीदने जाओगे आपको एकदम सेम दिखाई देगा, बहुत बार कंफ्यूज जाओगे आप। और हाँ, ये चीज बता दूं, आइसोलेटर सस्ता होता है। आइसोलेटर आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, आइसोलेटर केवल स्विचिंग प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, हायर रेंज पर। एमसीबी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सर्किट डायग्राम वाइज डिफरेंस देखोगे, देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना होता है दोनों के अंदर। ये देखो दोनों फोटो में एक ही जैसा दिख रहे हैं। सीएनसी के सीरीज नंबर अलग है दोनों का, 63 एम्पियर का है, ये C32 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट दोनों के अंदर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज फॉर एमसीबी। ठीक, ये क्या चीज है, दिस इज आइसोलेटर स्विच।
तो ये बना हुआ है, क्रॉस है और डायरेक्टली स्विच का डिजाइन बना हुआ है। एमसीबी में क्या होगा, एमसीबी में आपको वेवफॉर्म जैसा दिखाई देगा इसी क्रॉस के साथ, तो वो डिफरेंस आप समझ जाओगे। ठीक है, एमसीबी अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंगल पोल, डबल पोल, 2 पोल, 3 पोल, है ना, 4 पोल, 3 पोल तक के एमसीबी ज्यादातर यूज होते हैं। तो एमसीबी लोअर करंट रेटिंग के लिए होता है, लोअर इंटरप्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है, लोअर रेंज का इंटरप्शन 10 किलो एम्पियर से 15 किलो एम्पियर का। ठीक है, इतना डिटेल मुझे लगता है एमसीबी के बारे में काफी है। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट सर्किट का क्लियरिंग कितने देर में करता है। देखो एमसीबी ना 2.5 मिली सेकेंड्स में ऑपरेट करता है यूजुअली, कोई एमसीबी 2.5 मिली सेकेंड्स के अंदर ऑपरेट कर लेता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कंडीशन पर। ठीक है, ओवरलोड के केस 2 सेकंड से 2 मिनट के बीच में काम करता है। तो अगर शॉर्ट सर्किट के केस में 2.5 मिली सेकेंड और ओवरलोड के केस में 2 मिली सेकेंड से 2 सेकेंड, ये इसका रेंज रहता है। ठीक है, 2 सेकेंड से 2 मिली सेकेंड नहीं, सॉरी थोड़ा सा सुधार लेते हैं, 2 सेकेंड से 2 मिनट तक का समय भी ले सकता है, 2 सेकेंड टू 2 मिनट। ये ओवरलोड की कंडीशन तो होगा, करंट के लेवल के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ एमसीबी फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल के हिसाब से ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है ना। समय भी ज्यादा लग गया और काफी सारा चीज एमसीबी के बारे में पढ़ लिया। आज की क्लास में सिर्फ एमसीबी तक रुकते हैं। मुझे लगता है कि आगे वाली क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में हमको आगे का पोर्शन आरसीसीबी, ईएलसीबी को ज्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। आई होप आपको ये पढ़ने में मजा आया होगा, बोर तो नहीं लगा होगा एटलीस्ट, है ना। मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ नई चीज जानने को मिला एमसीबी के बारे में। प्रैक्टिकली आप सब इंजीनियर हो, अब सबके घरों में एमसीबी लगा होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली भी इस चीज का यूज करना है, प्रैक्टिकली भी आप एमसीबी सिलेक्शन कर सको, है ना। आपका घर बन रहा है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रही है वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीबी किस रेटिंग का है। ऐसा नहीं कि कोई और इलेक्ट्रिशियन आपको बता रहा है आके कि भैया आपके घर में इतने एम्पियर का एमसीबी लगाना जरूरी है। आप एज ए इंजीनियर यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक इस क्लास से इतना हेल्प तो आपको मिल ही सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी डिटेल्स हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। पिछली क्लास में मैंने एमसीबी में का ऑलरेडी आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करवाया हुआ है, उसी सर्किट डायग्राम को यूज करिएगा आप एग्जामिनेशन में भी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कुछ नोट्स वहां लिखें, आज की क्लास में डिटेल नोट्स पूरा लिख लिए, इससे ये एमसीबी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं क्योंकि अननेसेसरीली 2 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, और पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाओगे, सैचुरेट हो जाओगे। एक चीज पढ़े उसके बारे में अच्छे से सोचिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थिंग बताऊंगा इन अ वेरी गुड वे, और अगली क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आरसीबी, आरसीडीज, पूरे ईएलसीबीज, इसका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा विथ डायग्राम, विथ ऑल फोटोज। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एंड नया साल आ रहा है, आप सबके लिए बहुत सारा कुछ प्लानिंग भी है मेरे पास, एजे के एस्पिरेंट्स के लिए भी खास तौर पे। तो बहुत कुछ एग्जीक्यूशन होने वाला है इस चैनल पर, तो बने रहिएगा हम लोगों के साथ, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।